हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट रहेंगे। तो इसका जो भी पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल होगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको पढ़ लीजिएगा। तो जो पहला आर्टिकल है वो बात करता है ट्रम्प टू इम्पोज 25% टैरिफ ऑन स्टील एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स। तो जो भी इंपोर्ट रहेंगे यूएसए में उसमें 25% टैरिफ लगेगा स्टील एंड एल्यूमिनियम के ऊपर। तो ये अभी जो ट्रेड है स्टील और एल्यूमिनियम को लेके उसमें कैसे इम्पैक्ट डालेगा उससे रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो ये ओवरऑल जो हमने प्रोटेक्शनिज्म टेंडेंसीज को डिस्कस किया था, ट्रेड वार रिलेटेड जो भी डिस्कशंस थी उसी का फर्दर वैल्यू एडिशन है। तो इसमें आपके डिफरेंट नेशंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। तो इंडिया के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा क्योंकि आपका जो भी सप्लायर्स है यूएसए को, उसमें कनाडा सबसे ज़्यादा सप्लाई करता है स्टील और एल्यूमिनियम का। तो कनाडा के बाद चाइना, चाइना के बाद मैक्सिको, यूएई, और इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो बहुत मार्जिनल है। तो ये हमारे ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा। स्टिल इसमें क्या है, एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि इन फ्यूचर ये जो भी टैरिफ वार है, जो भी टैरिफ पॉलिसी है, ये इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसको हिंडर कर सकती है। ओके, तो इसके लिए हमें क्या होगा, हमारा जो एक्सपोर्ट है उसको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा और डिफरेंट नेशंस के साथ हमारा ट्रेड एंड जो इकोनॉमिक रिलेशन है उसको बेहतर बनाना पड़ेगा, इंक्लूडिंग आपका साउथ ईस्ट एशिया, फिर आपका लैटिन अमेरिका, साउथ अफ्रीका, इन देशों के साथ हमें अपना जो एक्सपोर्ट है उसको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। तो इसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं और इसमें हमने क्या किया है, ये जो ट्रेड स्ट्रैटेजी है या फिर जो ट्रेड वार है इसका अभी अभी के दौर पे ही सिर्फ नहीं देखा जाता है, ये पास्ट में भी कॉलोनियल समय में भी देखा गया था कि कैसे जो ब्रिटिश कॉलोनियल पावर इंडिया में रूल कर रही थी उसने कैसे जो इंडिया का एक्सपोर्ट था इंडिया से आपके डिफरेंट यूरोपियन मार्केट में, उसमें कैसे टैक्स को राइज किया था, टैरिफ को रेज़ किया था ताकि आपका हमारा जो कंपटीशन है ग्लोबल मार्केट में ना हो पाए। तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। आपका कॉलोनियल एरा से लेके पूरी आपका इंडिपेंडेंस एरा, फिर आपका 1991 के बाद कैसे डिफरेंट पॉलिसीज़ ली गई है उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल इसमें दर्शाता है। ओके, तो ये सभी चीज़ें हमने अपने ओर से एडिशन दे दी है, तो आप ये देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो अगला आर्टिकल है वो बात करता है रिगार्डिंग आपका फेडरलिज्म में जो इश्यूज देखे जाते हैं उस रिगार्डिंग है। तो पास्ट में हमने इसके रिगार्डिंग बहुत सारे आर्टिकल देखे हैं, स्पेशली आपका अभी के समय पे जो गवर्नर का रोल है उसको लेके जो कंट्रोवर्सी चल रहा है, स्पेशली तमिलनाडु का जो केस है, और इसके उपरांत आपके जहाँ पर भी अपोजिशन पार्टी रूल कर रही है, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, तेलंगाना हो गया, तो उसको लेके ये आर्टिकल आया है। तो इसमें स्पेशली तो तमिलनाडु के बारे में बात किया गया है, लेकिन हमने इसमें बाकी चीज़ों को भी समेट दिया है। तो इसमें अभी जो डिस्कशन चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें हीटेड आर्ग्यूमेंट हुए हैं दोनों ही पार्टीज़ के तरफ से, गवर्नर के पार्टी के तरफ से, फिर आपके तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से। और सुप्रीम कोर्ट ने इसका जो जजमेंट है वो अभी रिज़र्व रखा है, तो जल्द ही इसका जजमेंट आएगा। तो देखा जाएगा कि जो आर्टिकल 200 है जो गवर्नमेंट को एम्पावर करता है बिल को साइन करने या ना करने के मामले में, तो उस रिगार्डिंग फ्यूचर में कौन से आपके डेवलपमेंट्स होंगे वो हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जानना ज़रूरी रहेगा। ओके, तो आप इसके साथ क्या है, सेंटर स्टेट रिलेशन के रिलेटेड जो भी जजमेंट है, जैसे एसआर बोमाई जो जजमेंट है, इसके उपरांत आपका जो भी कमिटीज़ है, जैसे आपका पुंछी कमीशन है, सरकारिया कमीशन है, तो इन्होंने क्या आपके रिकमेंडेशंस दिए हैं, एससी के कौन कौन से पास्ट जजमेंट है और अभी जो रिज़र्व है इसमें क्या जजमेंट आने वाला है, ये सभी चीज़ें ज़रूरी रहेंगी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आर्टिकल 200 क्या है, ओके, इसमें कौन कौन से आपके ऑप्शंस है गवर्नर के पास, सभी चीज़ें मेंशन की है, आप ये देख लीजिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं।
जो अगला टॉपिक है वो बात करता है रिगार्डिंग हमारा जो एरोस्पेस एक्सपो चल रहा है बेंगलुरु में, उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात कर रहा है। तो इसमें हमने जो हमारा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो रोल्ड आउट होने वाला है बाय 26-27 को, फिर आपका जो LCA तेजस है उसके बारे में मेंशन किया गया है। ओके, तो ये दर्शा रहा है कि इंडिया कैसे जो डिफेंस सेक्टर है उसमें बूस्ट पा रहा है, और इसमें जो हमारा हॉल है, DRDO है, वो कैसे रोल प्ले कर रहे हैं उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात कर रहा है। ओके, तो ये डिफेंस सेगमेंट में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल ज़रूरी हो जाएगा एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। ओके, तो सभी चीज़ें इसमें मेंशन की है। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। तो इंडिया यूके साइन सेवरल एग्रीमेंट्स टू स्ट्रेंथन डिफेंस कोऑपरेशन। तो इंडिया यूके के बीच में सेवरल एग्रीमेंट साइन हुए हैं जिसमें डिफेंस जो कोऑपरेशन है उसको और स्ट्रेंथन किया जाएगा। दोनों देशों के बीच जो आपके टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, फिर इन्वेस्टमेंट है, इन चीज़ों को और फर्दर इन्हांस किया जाएगा। ओके, तो इसी रिगार्डिंग जो भी डेवलपमेंट्स है पास्ट के प्लस प्रेजेंट के और फ्यूचर के, सभी चीज़ें इसमें मेंशन कर दी गई है। और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है किस तरीके से पूछे गए हैं और फ्यूचर में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसका एक आपको इसमें आइडिया मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जो अगला टॉपिक है वो बात करता है रिगार्डिंग आपका AI के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अब तक 3 ग्लोबल समिट हो चुकी है, 2 हो चुकी है, एक आपकी अभी होने वाली है जो चल रही है कल से। ओके, PM मोदी साहब कल आपका फ्रांस विजिट किए हैं, तो वो 2 दिन वहाँ रुकने वाले हैं। तो इसमें क्या डिस्कशन होगा और क्या इसका आउटकम निकलेगा ये देखना ज़रूरी होगा। तो इन 3 समिट में से अभी जो एक चल रहा है AI एक्शन समिट इन पेरिस, फिर आपका जो ब्लेचले पार्क समिट हुआ था UK में 2023 में, और सियोल AI समिट जो साउथ कोरिया में हुआ था 2024 में। तो ये सभी चीज़ें हमें ट्रैक करनी बहुत ज़रूरी है कि इसका क्या आउटकम निकल के आया है, क्या डिस्कशंस हुई है, क्योंकि AI फ्यूचर के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। और ये GS पेपर 1, 2, 3, 4 सभी को इसमें इंक्लूड करेगा, तो इसीलिए ये टॉपिक ज़रूरी हो जाता है एग्ज़ाम के लिहाज से। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि इसमें हमने एक अचीवमेंट प्राप्त किया है, और वो अचीवमेंट क्या है, जो क्रॉस ब्लड ट्रांसप्लांटेशन है किडनी का, वो किया गया है, और वो भी विथ अल्ट्रा रेयर ब्लड, बॉम्बे ब्लड। ओके, तो इसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया है। तो ये 30 ईयर ओल्ड पेशेंट के अंदर किया गया है। तो इस पेशेंट की मम्मी ने उनको जो किडनी है वो डोनेट किया है। तो वो किडनी कैसे, जो चेन्नई बेस्ड ग्रुप है उसने कैसे आपका ट्रांसप्लांट किया बाय यूजिंग आपका जो मेथड है इसमें मेंशन किया गया है, ओके, डबल फिल्ट्रेशन मेथड, जिसको प्लाज्मोफेरेसिस कहा जाता है। तो ये जापानीज मेथड है, इसको इस्तेमाल करके ये जो अल्ट्रा रेयर ब्लड ग्रुप है, इस ब्लड ग्रुप के इंसान के अंदर ये ट्रांसप्लांट किया गया है बाय MIOT इंटरनेशनल इन चेन्नई। तो ये चीज़ें क्या है आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। और फिर आपके मेंस में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से अचीवमेंट्स हम मेडिकल फील्ड में अभी अचीव कर रहे हैं, या फिर ऐसा कोई भी इनोवेशन टाइप क्वेश्चन आता है, तो उसमें आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर मैंशन कर सकते हैं। ओके, तो बाकी जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इसमें मेंशन कर दी गई हैं। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। जो अगला टॉपिक है वो बात करता है इंडिया एज अ ब्रिज बिटवीन द ग्लोबल नॉर्थ एंड साउथ। तो इंडिया कैसे एक ब्रिज का रोल प्ले कर सकता है बिटवीन ग्लोबल नॉर्थ एंड साउथ, उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया है कि कैसे इंडिया जो पास्ट में हमने देखा कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के ज़रिए नॉर्थ के साथ जो रिलेशन था वो इतना बेटर नहीं रख रहा था, लेकिन आज के समय में क्या है, हम नाम को छोड़ते हुए आपके मल्टीलैटरलिज्म की ओर बढ़ रहे हैं और डिफरेंट नेशंस के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, और ये भी इंश्योर करना चाह रहे हैं कि कैसे साउथ में एक कोऑपरेशन इंश्योर किया जाए विथ ग्लोबल नॉर्थ। तो इसमें इंडिया का क्या रोल रहेगा, इंडिया कैसे रोल प्ले कर रहा है, इंडिया ने क्या कंट्रीब्यूशन इसमें दिए हैं, आने वाले समय में हमारा फ्यूचर अहेड क्या रहेगा, ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो ये अगेन ज़रूरी हो जाता है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। ओके, चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। तो जो अगला टॉपिक है वो बात करता है रिगार्डिंग गाज़ा एंड ट्रम्प्स एक्सपेंडिंग द कैनवास
स्ट्रैटेजी। तो इसमें अभी ट्रम्प साहब का जो भी गाज़ा को लेके, गाज़ा के रीबिल्डिंग को लेके या फिर जो टू स्टेट सल्यूशन है उसके रिगार्डिंग क्या चीज़ें डेवलप हो रही है, और जो भी मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स है स्पेशली आपके सऊदी अरबिया इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात कर रहा है। तो ये भी क्या है, आने वाले समय के लिए आईआर के पर्सपेक्टिव से ज़रूरी हो जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें जो भी चीज़ें हैं ये नई डेवलपमेंट नहीं है, जो हमने पास्ट में न्यूज़पेपर एनालिसिस देखे हैं उसका ही एक ये वैल्यू एडिशन है। ओके, तो जो अगला टॉपिक है वो बात कर रहा है रिगार्डिंग ट्रबल्ड वाटर्स। तो ये ट्रबल्ड वाटर जो टॉपिक है ये आपके इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो फिशरमैन इशू है उसको लेके आया है। तो एक आपका क्या होता है, हमारे जो भी तमिलनाडु के फिशरमैन है वो इंटरनेशनल जो मैरीटाइम बाउंड्री लाइन है उसको क्रॉस कर देते हैं कभी अच्छी फिशिंग के लिए। तो इससे क्या हो जाता है, जो आपका बॉर्डर इंटीग्रिटी होता है वो ब्रीच हो जाता है, और जो श्रीलंकन नेवी है वो इन फिशरमैन को अरेस्ट कर लेती है, इनका बोट भी सीज हो जाता है। तो ये लेके क्या है, आपके इंडिया और श्रीलंका के बीच एक टेंशन बना हुआ रहता है। और हाल ही में देखा गया है कि बहुत सारे फिशरमैन को अरेस्ट किया गया है। इवन जो बांग्लादेश के साथ जो इशू है, पाकिस्तान के साथ जो इशू है फिशरमैन को लेके, उससे भी ये अभी क्या है, इसका आपका इंटेंसिटी और स्केल में ये बढ़ गया है। तो इसको आपका शॉर्ट आउट करना भी ज़रूरी है। तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम के लिहाज से। ओके, जब भी आप आपको श्रीलंका इंडिया इशू लिखना होगा तो उसमें आप एक फिशरमैन इशू भी मेंशन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है द प्रॉब्लम ऑफ रेगुलेटिंग लिव इन रिलेशनशिप। तो ये उत्तराखंड में जो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड आया है और उसके अंदर जो आपके लिव इन रिलेशनशिप को लेके जो रेगुलेशंस आए हैं उसी का उसके बारे में हमने पास्ट में भी देखा था। तो अभी इसमें क्या है, और वैल्यू एडिशन दिए गए हैं। तो ये कैसे जो राइट टू प्राइवेसी है, लोगों का जो राइट टू चॉइस है, उसको कैसे हिंडर कर रहा है। ओके, उसी के उपरांत इसी के ऊपर ये आर्टिकल बात करता है। तो ये भी आने वाले समय के लिए बहुत ज़रूरी रहेगा, क्योंकि यूसीसी रिगार्डिंग क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए हैं। तो ये जो भी नए डेवलपमेंट है इसको भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि कैसे ये लोगों का राइट्स वायलेट करेगा। दो इसमें क्या है, आपका वेल इंटेंशन रखा गया है, फिर भी क्या है, ये आपके लोगों के राइट्स और सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट है उसको वायलेट कर रहा है। तो कैसे क्या वायलेशन है, ये सभी चीज़ें इसमें सिंपल वर्ड में मेंशन की गई है, आप पढ़ के समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो जो अगला आर्टिकल है वो बात करता है सेंटर्स एलोकेशन फॉर जस्टिस रिलेटेड स्कीम्स फ्लक्चुएटेड। तो अभी जस्टिस रिलेटेड जो भी स्कीम होता है, तो जस्टिस रिलेटेड स्कीम कौन से हो सकते हैं आपका, जैसे पुलिस को मॉडर्नाइज करना, फिर प्रिजन मॉडर्नाइजेशन करना, नालसा में सालसा में आपका एलोकेशन देना, तो ये आ जाता है आपका जस्टिस रिलेटेड स्कीम के अंदर। तो इसमें जो एलोकेशन है उसमें फ्लक्चुएशंस अभी के समय में देखे गए हैं, और जो हमारा आपका बजट एस्टिमेट होता है उसमें जितना एस्टिमेट किया जाता है उससे आपका कम खर्च हो रहा है, और आपका जो एक्चुअल स्पेंडिंग है वो भी कम हो रहा है। तो अभी ये चीज़ें क्या है, आपका इनजस्टिस को प्रमोट करेगी। ओके, और हमारा जो जस्टिस का मोटो है उसको डिफीट करेगी। तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल बात करता है। तो सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। और इसी के साथ आपका क्या है, व्हाट हैज़ द बजट ऑफर्ड साइंटिस्ट। तो इसमें R&D के रिगार्डिंग ये टॉपिक बात करता है कि कैसे जो R&D का बजट है वो बढ़ा है डिफरेंट सेगमेंट में, उसी के रिगार्डिंग ये बात कर रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी में कैसे आपका बजट एलोकेशन बढ़ा है, बायोटेक्नोलॉजी में कैसे बजट एलोकेशन बढ़ा है, CSIR का बजट एलोकेशन बढ़ा है। तो ये सभी चीज़ें देखिए आप, इसमें हमने आपको डेटाज भी मेंशन की है। तो ये जो डेटा है आप ये याद रहे तो ठीक है, अगर नहीं भी रहे तो आप ये समझ सकते हैं कि हम R&D में फोकस कर रहे हैं, गवर्नमेंट का बजटरी एलोकेशन बढ़ा है। तो ये चीज़ें आप क्या है मोटा मोटा समझ के आपके जो मेंस आंसर राइटिंग है उसमें आप ये चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। आपको हर एक डेटा रटना ज़रूरी नहीं है। ओके, पढ़ते पढ़ते सारे जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है वो आपको ध्यान में रहेंगे, और नहीं भी रहा तो एटलीस्ट आपको आइडिया तो रहेगा कि बजट में आपका फंडिंग एलोकेट किया गया है, फंड एलोकेट किया गया है, जिससे क्या है हमारे R&D को बूस्ट मिलेगा। और R&D को बूस्ट मिला तो क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर होगा डिफरेंट सेक्टर में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
तो जो अगला आर्टिकल है वो बात करता है नॉट अ डील अ रिलेशनशिप। तो ये जो इंडिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके बारे में बात कर रहा है। ओके, तो इसमें 4 देश है, यही कहीं मेंशन होगा। तो ओके, जस्ट अ मिनट। तो इसमें मुझे जहाँ तक याद है आइसलैंड है, स्विट्ज़रलैंड है और 2 देश है। तो इन देशों के साथ क्या है हमारा जो आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है वो कैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है वो कैसे हमें आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करेगा, कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, कैसे आपके सर्विसेज सेक्टर का बूस्ट होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बूस्ट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है, इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट कितना है, ओके, कैसे ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस किया जाएगा और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, उस रिलेटेड ये सभी चीज़ें मेंशन की गई है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। जो अगला आर्टिकल है वो बात करता है लेसन फ्रॉम इंडियाज़ फिनटेक रेवोल्यूशन। तो इसमें स्पेशली हमारा जो यूपीआई है या फिर इसी के साथ आईएमपीएस जो है, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम और यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, वो कैसे डेवलप हुआ। उसमें एनपीसीआई जो है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो एक आरबीआई का आपका रेगुलेटरी एजेंसी है, तो एनपीसीआई ने कैसे यूपीआई और आईएमपीएस इन चीज़ों का जो मॉडल है स्वीडन से कैसे हमने सीखा और हमारे देश में इसको लागू किया, और उसके बाद हमें कैसे एक आपका फाइनेंशियल सेक्टर में रेवोल्यूशन देखने को मिला, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो ये भी आने वाले समय के लिए ज़रूरी रहेगा और इसके साथ जो भी चीज़ें समाप्त की जा सकती है सभी चीज़ों को ऐड कर दिया गया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। जो अगला आर्टिकल है वो बात करता है रिगार्डिंग आपके क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड फ्री बी पॉलिटिक्स के बारे में। तो इसमें आप ये डेटा देख सकते हैं कि 251 आउट ऑफ 543 एमएलए, तो सॉरी एमपी, तो हमारे लोकसभा में 543 एमपी है और 543 एमपी के अंदर 251 के ऊपर ही क्या है, क्रिमिनल केसेस है, क्रिमिनल चार्जेस है। और इसके उपरांत भी देखा जाए तो टोटल 4732 केसेस पेंडिंग है अगेंस्ट सिटिंग एज वेल एज एक्स एमपी के ऊपर। तो ये चीज़ें दर्शाती है कि कैसे हमारा जो आपका पॉलिटिक्स है उसमें कैसे क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है, और ये चीज़ें क्या है आपके कैसे हमारा गवर्नेंस जो है उसको इरोड कर रही है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल गोल है उसको डिफीट कर रही है, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या रोल प्ले कर सकता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या रोल प्ले कर सकता है, फिर हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है वो, उसमें सेक्शन 8 और 9 कौन से बातें मेंशन करती है। ये 8 और 9 जो है ये डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में मेंशन करता है कि 2 साल से ज़्यादा अगर एक एमपी या एमएलए आपका कन्विक्ट हो जाता है, 2 साल से ज़्यादा सज़ा काटना पड़ता है, तो उसको 6 साल के लिए आपका इलेक्शन पार्टिसिपेशन से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो अभी ये चीज़ें क्या है, फिर से आपका एक पीआईएल आया है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उसमें डिमांड किया जा रहा है कि 6 साल ही क्यों, लाइफ टाइम के लिए बैन होना चाहिए। तो ये सभी मुद्दे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेंगी। और पास्ट में भी क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म, इन सभी चीज़ों के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप ये सभी चीज़ें आपको पढ़ना ज़रूरी होगा और सभी चीज़ें इसमें बहुत अच्छी तरह से मेंशन कर दी गई है। चलिए आगे देखते हैं। तो जो अगला टॉपिक है वो बात करता है इंटरनल डिसपैरिटीज़। तो इसमें कौन सा डिसपैरिटीज़ के बारे में मेंशन कर रहा है, जो इंडिया के स्टेट्स है। तो इंडिया के स्टेट में अगर हम देखें तो आपके साउथ के और वेस्ट के जो स्टेट है वो बहुत प्रॉस्परस है। बाकी जो आपके सेंट्रल इंडिया के जो स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो स्टेट है या फिर ईस्टर्न इंडिया के जो स्टेट है, उनका जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही धीमा है और बहुत ही पिछड़े हुए हैं, जिनको बीमारू स्टेट भी कह दिया जाता है। ओके, तो इसमें इसी चीज़ को हाईलाइट किया गया है कि जो डिसपैरिटी है उसको दूर करना है अगर हम विकसित भारत बनना चाहते हैं तो। ओके, तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। तो इसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, इन स्टेट में कौन से चैलेंजेस है और उसको कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है, ये सभी चीज़ें बहुत ही बारीकी से मेंशन की हैं, आप इसको देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल।
तो जो अगला आर्टिकल है वो बात करता है रिगार्डिंग आपका गिफ्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो सर्विसेज सिटी है उसके बारे में। तो इसमें कौन कौन से रिफॉर्म अभी लिए गए हैं, कैसे हम अपने जो भी हमारा जो गिफ्ट सिटी है उसको कैसे जो दुबई है, हांगकांग है, सिंगापुर है, उसके जो भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है उनसे हम कैसे compete कर सकते हैं और हमारे देश में जो इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट है उसको और अच्छा बना सकते हैं। ओके और हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको कैसे और ठीक कर सकते हैं उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। कौन कौन से हमने अचीवमेंट्स पाए हैं, कौन से हमारे चैलेंजेस है, उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात कर रहा है। ओके तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। आज के लिए अलविदा।